गा ए पौद्री अशुरेदी, यही ना। गा ए पौद्री अशुरेदी, सही है। गा बोले तो गामा, इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने, सही है ना। इसकी खोज किसने की थी? एक्स किरण रोएंटजेन ने, रोएंटजेन ने। इसकी खोज किसने की थी? रिटर ने। इसकी खोज की थी न्यूटन ने। किसने? दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? चला न्यूटन ने। अब दृश्य प्रकाश कहां से निकलता है? जितना भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, या सूर्य का प्रकाश अभी आप देख पाते हैं, वो अवरक्त भी है, दृश्य भी है, लैंप है, ढिबरी है, इस सब से जो निकलने वाला प्रकाश है, कौन प्रकाश है? दृश्य प्रकाश। कहते हैं जल का नहीं, दृश्य प्रकाश। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन। इनका उत्पादन स्रोत क्या है? सूर्य, ज्वाला, विद्युतीय बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि जितनी भी दीप्तमान वस्तुएं हैं, इस सब का स्रोत क्या है? दृश्य प्रकाश। कौन प्रकाश? इसका कोई खास काम नहीं है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, इनके क्या हैं? गुण हैं। लेकिन ये लाइट में आप पढ़िएगा इसके गुण ये क्यों हैं। अवरक्त किरण, कौन किरण चला? अवरक्त किरण के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अवरक्त किरण की खोज हर्सेल ने किया था। कौन किया था? चला, इसकी खोज जो है हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब ये क्या है? चला, अवरक्त किरण की अगर हम बात करें, कौन किरण की बात करें? अवरक्त किरण की अगर हम बात करें, अवरक्त किरण की अगर हम बात करें, कौन किरण की बात करें? इसकी खोज किसने की थी? चला, हर्सेल ने। अब देखो, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक आती हैं, ओजोन परत को पार करते हुए, ओजोन परत को पार करते हुए, वो कौन किरण है? अवरक्त। कौन किरण है? तो आपको जो गर्मी लग रही है ना अभी, वो कौन किरण है? अवरक्त किरण। आपको अभी गर्मी लग रही है ना, तो सूर्य की का प्रकाश जो हम तक पहुंचता है, वो किन किरणों के माध्यम से? अवरक्त किरणों के माध्यम से। कौन किरण के माध्यम? अवरक्त किरण के माध्यम से सूर्य की गर्मी यहां तक पहुंचती है। क्लियर है? अवरक्त किरण आप देखे होंगे कभी, ये प्रियंका चोपड़ा एडवर्टाइजमेंट करती है कि निकॉन का कैमरा का एडवर्टाइजमेंट करती है। देखिए, वो कहती है इंफ्रारे प्लस। इंफ्रारे प्लस मतलब अवरक्त किरण है, उसके फ्लैश लाइट से अवरक्त किरण निकलता है। अवरक्त किरण सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग, जितना गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो दीर्घ है ना, उसमें सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? कौन है? अवरक्त। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो दीर्घ जितना भी तरंग है, सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? कौन है? अवरक्त किरण है। और सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंचती है किन किरण के माध्यम से? अवरक्त किरण के माध्यम। रिमोट से निकलता है अवरक्त किरण। रिमोट से कौन किरण निकलता है? अवरक्त किरण। रिमोट जो हम लोग दबाते हैं तो उससे जो किरण निकलता है वो कौन किरण है? कौन किरण? अवरक्त किरण है। उसके बाद अवरक्त किरण रिमोट कंट्रोलर से निकलता है। बोलो ना रे, इसकी खोज किसने की थी? हर्सेल ने। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किन किरणों के माध्यम से? अब कहता है इसकी खोज किसने की? हर्सेल ने। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। किसके द्वारा? आज सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किन किरणों के माध्यम से पहुंचते हैं? सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है कौन किरण के माध्यम से है? ये अब देखो, चला, ये चूंकि सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो कैमरा से अगर अवरक्त किरण निकलेगा ना, तो कुहासे में भी फोटोग्राफी हो जाएगी। अगर कोई कैमरा इंफ्रारे प्लस है, तो आप कुहासे में भी फोटो खींचेगा ना, तो साफ निकलेगा, क्योंकि वो गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ता है जो कुहासे को हटाकर फोटो खींच लेता है। तो कुहासे में फोटोग्राफी के लिए भी हम लोग कौन किरण से लैस कैमरा का उपयोग करें? अवरक्त किरण।
ये किरणें कोहरे एवं धुंध में भी काफी दूर तक चली जाती है, इसलिए खराब मौसम कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इसका उपयोग किया जाता है। कुहासे में अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वैसा कैमरा लीजिए जो धुंध में भी आपको फोटो खींच के देगा। वो तब देगा जब उस कैमरे के फ्लैशलाइट से कौन किरण निकलेगा, अवरक्त। उसके बाद टेलीविजन के रिमोट से, ये जो रिमोट है चला, जितना भी टाइप का रिमोट है उससे निकलने वाला जो किरण है, कंट्रोलर में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंग। ओवन देखें, माइक्रोवेव ओवन, ये चला सामान उमान रख के इसमें गर्म करते हैं, लिट्टी समोसा कुछ भी रख के इसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन जो होता है, जैसे गर्म करने में इसमें जितना टेम्परेचर आप सेट कर दीजिएगा उतना टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, गर्म कर देगा। उसमें सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है, नाम है उसका माइक्रोवेव ओवन। ओवन मतलब जो गर्म करे, माइक्रोवेव जिसमें सूक्ष्म तरंग हो। कौन तरंग हो, गौर फरमाइएगा। कहते हैं इसकी खोज किससे की थी, हेनरिक हार्ट्ज ने। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं, यानी लघु का मतलब होता है सूक्ष्म, लघु का मतलब, इसलिए इसका उपयोग दूर संचार में भी करते हैं। इसका उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका में किया जाता है। इन तरंगों के परावर्तन और ध्रुवण सब घटना सबके साथ होती है। इनका उपयोग रडार, उपग्रह, बेतार संचार, माइक्रोवेव ओवन तथा दूर संचार में किया जाता है। मेनली चला कहां किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन क्या है, इसमें पदार्थ को रख के, खाने को रख के गर्म किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसमें जिस बर्तन में खाना रखते हैं वो बर्तन किसका होता है, बोरोसिलिकेट का होता है। किसका होता है, बोरोसिलिकेट में चला ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है, विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है, विद्युत का भी कुचालक होता है। इसलिए आप खाना तो गर्म हो जाएगा, बर्तन नहीं गर्म होगा। जैसे आप खोलते हुए खाने को, या मान लो मुर्गा ले लिया खोलता हुआ, स्टील के बर्तन में ले लो तो छुइएगा तो गर्म लगेगा, लेकिन बोरोसिलिकेट के बर्तन में खोलता हुआ मुर्गा डाल दीजिएगा, हाथ में बहुत आसानी से खोलता हुआ मुर्गा खा पाइएगा, क्योंकि बोरोसिलिकेट जो होता है ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। ठीक है, तो एक लाइन कभी कभार पूछ जाता है कि माइक्रोवेव ओवन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बोरोसिलिकेट का। लिखिएगा, माइक्रोवेव ओवन में बोरोसिलिकेट के बर्तन का बोरोसिलिकेट के बर्तन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रेडार में चला। रेडियो तरंग भी देखो, यही रेडार है। रेडार से पता चलता है कि कोई जहाज है कि नहीं है। जहाजों को खोजने के लिए स्थल पर रेडार और समुद्र में सोनार। समुद्र में कौन, ये चला एक जगह लिख लीजिए कि जैसे समुद्र में आप अगर किसी जहाज को खोजते हैं, समुद्र में सोनार की रेडार, सोनार स्थल पर क्या, रेडार। समुद्र में सोनार और स्थल पर क्या, रेडार, खोजने के लिए। समुद्र में किसी चीज को खोजने के लिए किसका उपयोग, सोनार, स्थल पर रेडार। तो इसमें सोनार में चला पराश्रव्य तरंग यूज होता है। कौन तरंग, इसमें चला रेडियो या सूक्ष्म तरंग यूज होता है। रेडियो या सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है। समुद्र में सोनार, पराश्रव्य तरंग, स्थल पर रेडार, रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है। समुद्र में चीजों को खोजने के लिए किसका उपयोग होता है, सोनार का। स्थल पर किसी चीजों को खोजने के लिए किसका, रेडार का।
बहुत बढ़िया बात। अब चला देखो, कहते हैं यही माइक्रोवेव ओवन है, इसमें सूक्ष्म तरंगों के द्वारा हम लोग बोरोसिलिकेट के बर्तन में खाना रख के क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब चला रेडियो तरंग। रेडियो तरंग तो रेडियो के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, अर्थात दूर संचार के लिए, दूर से कोई चीज संचारित करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसकी खोज मार्कोनी ने किया था। इसका उपयोग रेडियो और दूर संचार में किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, रेडियो हो गया। अब देखो चला, एक बार फिर से समझने की चेष्टा करना। हम बात कर रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सबको पता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना होता है वेग? इसकी खोज मैक्सवेल ने किया। किसने किया? इसकी खोज मैक्सवेल ने किया। किसने किया? और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। सही है ना? अनुप्रस्थ होता है मतलब 90 डिग्री पर दोलन करेगा। सही कि गलत? अब विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम लिस्ट की बात करें तो ये होता है गा ए प द्रि अ शु रे दी। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ, यही ना? तो चला अगर हम गामा की बात करें तो इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता। अब बाद बाकी क्या होता है? घटता। अब देखो, अगर तुमको बाद बाकी घटता कह दे, इधर वाले का बाद बाकी सबसे कम होगा, लेकिन तरंग दैर्ध्य इधर वाले का सबसे ज्यादा ना होगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है कि बताइए किसका तरंग दैर्ध्य महत्तम, अरे रुक जा भाई, किसका तरंग दैर्ध्य महत्तम होगा? ऑप्शन देता है आपको दृश्य प्रकाश, दूसरा देता है अवरक्त। हम आपको खोजने का तरीका बताते हैं कैसे खोजना है। एक्स किरण। चौथा देता है पराबैंगनी। एक मिनट भाई, हम जानते हैं आप आंसर बता दोगे, पहले समझने की कोशिश करो जो हम तेरा समझा रहे हैं। एग्जाम हॉल में ना फंसोगे तुम, क्या हमारे आंसर तेरा समझ में नहीं आएगा। तरंग दैर्ध्य जो है महत्तम होता है, इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता ना है। हमको महत्तम मांग रहा था, इधर से आप खोजना शुरू कीजिए। गाय पौधरी और सूर्य दी आप जानते हैं, तो आप सोचे दीर्घ है क्या ऑप्शन में? है क्या चारों में? रेडियो है क्या? सूक्ष्म है क्या? अवरक्त है क्या? आंसर हो जाएगा। जैसे एक्यूरेसी मेंटेन करना, तब रिजल्ट लेना, ये सब अलग अलग मामला है। गोंगो 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 करना तो फिर अलग मामला है। टीचर चला जब तक तोरा बताएगा नहीं कि किस रास्ते से चलना है, तुम अपने हिसाब से रास्ता चुन लो। चलना तोरे है, लेकिन रास्ता हम बताएंगे कि चलना कैसे। अगर मान लो इसी में तोरा कह देता, देखो कहता तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य न्यूनतम किस में है? मान लो, एक मिनट कोई बोलेगा नहीं, आपको पता है इधर से इधर जाने पर बढ़ता है तरंग दैर्ध्य, तो सबसे कम इधर वाला का होगा। तो हम देखेंगे सबसे कम गामा है क्या ऑप्शन में? एक्स है क्या आंसर? बोलवे नहीं करे। अगर तुमको कह देता है कि आवृत्ति महत्तम, अगर ऐसा कह देता है कि आवृत्ति जो है महत्तम किसमें होगा, अगर मान लो ऐसा कह देता है, तो आपको पता है कि आवृत्ति महत्तम तो इधर से इधर जाने पर बाद बाकी घटता है, तो इधर वाले का बाद बाकी यानी आवृत्ति सबसे कम होगा, इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो खोजेंगे गामा है क्या ऑप्शन में? एक्स है क्या ऑप्शन में? तो है तो मार देंगे। इस पर ऐसा ऐसा 50 को सवाल बनेगा, लेकिन अगर दिमाग अस्थिर करके सही तरीके से तुम बैठा पाओगे मामला तो। अरे बुझा, हमको कहेगा बताइए निम्न में कौन अमीर है? संजय, अजय, सुसेन, राम।
हम इधर से देखेंगे कि भैया कौन मिले, इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है, तो पहले देखेंगे कि भैया उधर से कि कौन है उधर, जो होगा वो आंसर हो जाए। बुझा रहा है? बना लोगे? नहीं बनेगा? पक्का? हाँ बोलो ना, यस सर बोला कि पूछ रहा है कुछ? कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। यही काम चला जो आप कर रहे हैं, ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो चला, नौकरी भी तो बहुत कम है, नौकरी भी तो उतना सीट कहाँ है। जो बच्चा, जब बच्चा आता है पटना, धाई धाई कहाँ एडमिशन ले, कहां से रिजल्ट होगा, फलना जगह ले लेते हैं, चिल्ला जगह ले लेते हैं, एडमिशन ले लिया, 10 दिन में अगर फट के हाथ में आ जाता है, जब रोटी बेलना पड़ता है ना, बाप बाप करता है, आगे माँ कहां आगे लियो, दर्द। ऐसा ऐसा बहाना बना कहेगा सर पानी जो है ना सूट नहीं करता है, तो यही समझो कि मन करता है जूता खोल के पहले 5 जूता और मार ले। यहाँ 10 लाख बच्चे रह रहे हैं, चला ओकरा पानी नहीं सूट कर रहा है, कहता सर बार बार बुखारे लग जाता है। तो बुखार ही कोई समस्या है? चला, समस्या जब भी अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो समस्या हाईलाइट मत कीजिए, समाधान हाईलाइट कीजिए, ठीक ना? नहीं कीजिएगा तो बुरे फंस जाइए। समस्या चला डेली है। अभी तो 100 समय, अभी हम तुरा खड़ा करके पूछें कहें क्या कहें सर, रूम में 20 टके है, चावल खत्म हो गया है। हर आदमी को कोनो न कोनो समस्या नहीं है, तो वो सब समस्या को दरकिनार करते हुए आप आगे बढ़िएगा, तभी ना बढ़ पाइएगा, ना तो फंस जाइएगा। और लड़का, वो लड़का मजाक खोजता है, सर वो मजा तो चला, तो तब तो ओकर उपाय है कि अक्षरा सिंह को यहाँ बुलाया जाए, नाच हो, खेसारी लाल यादव का वो कौन कौन डांस, ऐसा तबला देख रहे हैं, आ जाओ इधर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ ना? ना है? गाये पौधरी और सूर्य, अब देखो सबका अपना अपना यूज है, जैसे कहते हैं हम लोग गा ए पौधरी और सूर्य दी, सबका अपना अपना यूज है। गामा का यूज है कैंसर के उपचार में, भेदन क्षमता ज्यादा होती है, बोलन रे, पोटेशियम आयोडाइड के प्लेट पर प्रस्फुरन उत्पन्न करता है। गामा एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग है जो रेडियो सक्रिय किरण है, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक्स किरण, ये रोएंटजेन ने इसका आविष्कार किया था। जब टंगस्टन धातु के रड से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो एक्स किरण निकलेगा। टूटी हड्डियों की जांच में, रवाओं की जांच में, मेटल डिटेक्टर में। पराबैंगनी किरण जल के शुद्धिकरण में यूज करते हैं। पराबैंगनी के किरण का उपयोग नकली दस्तावेज की जांच में करते हैं, और लिखित ओरिजिनल है कि नहीं उसकी जांच में करते हैं। दृश्य प्रकाश, इसका खोज न्यूटन किया था। देखने योग्य प्रकाश दृश्य प्रकाश है। अवरक्त प्रकाश सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कुहासे में फोटोग्राफी के लिए करते हैं, रिमोट कंट्रोलर से ही निकलता है। सूक्ष्म तरंग रेडार में यूज करते हैं, सोनार में, रेडार में यूज करते हैं। इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में करते हैं। रेडियो तरंग रेडियो में करते हैं। दीर्घ तरंग रेडियो तरंग लगभग सेम है, इस सब दूर संचार में प्रयोग किया जाता है। यानी दर्द यही ना पढ़े हैं? चला, अब देखो किसी भी तरंग के लिए एक फॉर्मूला होता है। कोई भी तरंग है, तरंग कोई भी हो, चाहे ध्वनि तरंग हो, प्रकाश तरंग हो, विद्युत चुंबकीय तरंग हो, गामा हो, एक्स हो, पराबैंगनी हो, दृश्य हो, अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ, कुछ भी हो, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो आप जानती हैं, V बराबर एन लैम्डा। क्या जानती हैं? जानते हैं? ये हर तरंग के लिए सटीक है। V क्या है? वेग है। V क्या है? चला, वेग है। N क्या है? आवृत्ति। N क्या है? लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा क्या है? V क्या है? N क्या है? लैम्डा क्या है? क्लियर है? पक्का? बहुत उम्दा बात, ठीक ना? अब देखो, चला गौर फरमाइएगा। एक होता है E बराबर एच न्यू, एक होता है न्यू बराबर C बाय लैम्डा।
एक होता है ई बराबर एच न्यू और न्यू बराबर सी बाय लेमडा। ई बराबर क्या? एच न्यू। न्यू बराबर क्या? सी बाय लेमडा। एनी डाउट? इसको हम चला लिख सकते हैं। अब सी क्या है, ई क्या है, एच क्या है, इसको हम न्यू के जगह पर सी बाय लेमडा लिखेंगे तो ये एच सी बाय लेमडा हो जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा। ई बराबर एच न्यू, बोलो न रे। न्यू बराबर सी बाय लेमडा होगा? नहीं होगा। अब देखो न्यू बराबर हो जाएगा सी बाय लेमडा। अब चला यहां न्यू क्या है? न्यू आवृत्ति है। न्यू क्या है? एच क्या है? प्लांक्स नियतांक कहते हैं इसको। एच क्या है चला? प्लांक्स नियतांक। सी प्रकाश का वेग है। सी प्रकाश का क्या है? वेग है, जो 3 × 10⁸ ना होता है। और लेमडा चला तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है चला? न्यू क्या है? आवृत्ति। एच क्या है? प्लांक्स नियतांक। सी प्रकाश का वेग। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। हम लोगों को याद है चला ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी बाय लेमडा, अर्थात ई बराबर एच सी बाय लेमडा। यही फॉर्मूला है। भी बराबर एन लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। एन बराबर 1/t तो सुना होगा। एन बराबर 1/t। एन आवृत्ति है और टी आवर्त काल है। बोलो न रे। कहते यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या हो? न्यू हो। क्या हो चला? और तरंग दैर्ध्य क्या हो? लेमडा। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ऊर्जा होता है वो होता है ई बराबर एच न्यू। न्यू के जगह पर सी बाय लेमडा देंगे तो ई बराबर एच सी बाय लेमडा होगा। सी क्या है? एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। बोलो न रे। अब देखो ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ई बाय न्यू होगा। ई बराबर एच न्यू, तो एच बराबर क्या? ई बाय न्यू। तो ई के जगह पर हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ई ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को जूल कहते हैं। और न्यू आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति का होता है पर सेकंड। बोलो ने। ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर। -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा। सेकंड पावर कितना हो जाएगा? -1 होगा। इसकी बीमा हो जाएगी ml² T⁻⁻1। बोलो रे। अब देखो ई बराबर एच न्यू, एच बराबर ई बाई न्यू। ई के बदले हम लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यू के बदले पर सेकंड। ये ऊपर चल जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी बीमा हो जाएगी ml² T⁻⁻1। अब आते हैं ध्वनि में चला। फॉर्मूला बस 3 को याद रखना। ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी बाय लेमडा, भी बराबर एन लेमडा। भी बराबर क्या? एन लेमडा। देखें ना किताब। क्वेश्चनवा निकाल के दो न तनी साउंड चैप्टर का। तेरे सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। वाह, बहुत बढ़िया, उम्दा। लिखिएगा, दो विकिरण की ऊर्जा, दो विकिरण की ऊर्जा, दो विकिरण की ऊर्जा। लिखे हो? दो विकिरण की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः, दो विकिरण की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके तरंग दैर्ध्य 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई भी लिखते हैं रे, नहीं लिख पाएगा रे। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके तरंगदैर्ध्य के बीच का संबंध, उनके तरंगदैर्ध्य के बीच का संबंध क्या होगा, क्या होगा अगर तरंगदैर्ध्य λ1 और λ2 हो, अगर तरंगदैर्ध्य λ1 और λ2 हो। लिखे, पहला ऑप्शन है ए λ1 बराबर हाफ λ2, बी नंबर है λ1 बराबर λ2, सी नंबर है λ1 बराबर 2λ2 और डी नंबर है λ1 बराबर 4λ2। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए चला जी, आपको क्या दिया है, E1 कितना है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 कितना है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। आपको कह रहा है λ1 λ2 में क्या संबंध है, आपको पता है ना E बराबर hc बाय लैम्डा होता है। अरे बोलिए, H कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, C भी फिक्स है 3 × 10⁸ तो ये दोनों फिक्स है कि बदलेगा, बदलेगा नहीं, तो हम इसको E1 इसको λ1 लिखते हैं, E2 बराबर hc बाई λ2 लिखते हैं, ये दोनों को भाग देते हैं, hc कट जाएगा तो ये हो जाएगा E1 बटे E2 आप बराबर λ2 बटे λ1 होगा हो। यहां से फिर E1 का मान है 25, E2 का मान है 50 अब बराबर λ2 बटे λ1, यहां से 25 दूनी 50 कट जाएगा, λ1 इज इक्वल टू 2λ2। देखिए तो इतना है क्या आंसर। हो गया। E1 दे दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 दे दिया 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 बटे E2 हमको λ1 और λ2 में संबंध निकालना है, हमको फॉर्मूला पता है E बराबर hc बाय लैम्डा। हो गया। E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा। पढ़े, कोई डाउट है तो बताओ। फॉर्मूला हम चला बोले हैं आपको 3 को याद रखने के लिए, क्या क्या, E बराबर एगो h न्यू, E बराबर h न्यू के बदले c बाय लैम्डा, बोलो न रे। एगो फॉर्मूला हम बोले हैं V बराबर क्या n लैम्डा। ये सभी तरंग के लिए यह मान्य है, चाहे वो प्रकाश तरंग हो, चाहे वो ध्वनि तरंग हो, चाहे वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो, चाहे वो ऊष्मीय विकिरण हो, चाहे वो विद्युत धारा हो, सबके लिए ये तीनों समीकरण क्या है, मान्य है सबके लिए। n बराबर 1/t भी, आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल भी सबके लिए मान्य है। ये क्वेश्चन चला जब हम ALP का एग्जाम दिए थे तो हमको पूछा था 2014 में,
मेरे में न्यूमेरिकल था 3-4 गो, जिसमें एक न्यूमेरिकल ही भी था। एकदम नॉर्मल सा न्यूमेरिकल, खाली भाग देना है और यू विल गेट द आंसर। हो गया? अब बता, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, इसमें किसी को डाउट है? ध्वनि एक प्रकार का क्या है? किसी भाई को तकलीफ है तो बताओ। है? ध्वनि कैसे कंपन है? यहां साउंड बॉक्स लगा दो, कंपन उत्पन्न होगा। तो ध्वनि एक प्रकार का क्या है? क्या है? कंपन है। तो इसमें कोई डाउट? कंपन है मतलब ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा न है हो। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति या अणुओं के कंपन से होता है। कहते हैं ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। आप प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करे। निर्वात में ध्वनि गमन करेगी? अब चला बताओ, 20 हर्ट्ज से कम होगा, इसको कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप। अब 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य ध्वनि किसके लिए? अपराश्रव्य ध्वनि, चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस, सही है ना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। बोलवे या नहीं करता है? क्लास रेगुलर होंगे तो हम पीछे पढ़ाए हैं। ध्वनि जो है चला संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। किसके कारण आगे बढ़ती है? संपीड़न, विरलन। ध्वनि किसके कारण आगे बढ़ती है? हम जो भी बोल रहे हैं ना चला, तो यहाँ की वायु संपीड़ित हो रही होगी, फिर विरलित हो रही होगी, फिर संपीड़ित, फिर विरलित, तब आप तक पहुंचती है। तो एक लाइन कहीं पर लिख लो, ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण क्या होती है? ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण क्या बढ़ती है? चला आगे बढ़ती है। अभी अगर मान लीजिए यहां स्पीकर बज रहा है चला, तो ऐसे ही ध्वनि जो है कंपन के रूप में क्या होती है? आगे बढ़ती है। या तो इधर उधर जिधर भी जाना होगा, ध्वनि कंपन के रूप में आगे बढ़ती है। अब बता चला, पराश्रव्य ध्वनि दाब विद्युत प्रभाव पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न होता है। बोलवे नहीं करेगा। फिर कहते हैं जब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत रहता है। अब चला, इसको तो अलग से पढ़ना होगा, फिर ये अलग मामला है। हाँ देखो, हीट पढ़ा दिए है ना, तो हीट में तो हम बताए थे कि ताप नियत रहेगा, समतापीय परिवर्तन, और उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, रुद्धोष्म परिवर्तन बताए थे। ताप सम, अगर आयतन नियत रहेगा तो समायतनिक, दाब नियत रहेगा समदाबीय, याद करो। और रुद्धोष्म परिवर्तन होगा तो उसमें उष्मा का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तब तो ये पढ़ा दिए हैं। देखो कहते हैं जब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत रहता है, तो यह कौन प्रक्रम है? समतापीय प्रक्रम है। जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता है जबकि ऊष्मा नियत है, कौन परिवर्तन? पीछे पढ़ाए रे। ताप नियत रहेगा समतापीय, आज जब ऊष्मा नियत रहेगा। आज ताप और ऊष्मा में अंतर भी बताए थे। ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। ऊष्मा कैसे मात्रक जूल है, जबकि ताप कैसे मात्रक केल्विन है, याद है? अब देखो चला, ये तो हम जान गए कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है कि अनुप्रस्थ है, इस पर बात करना होगा। सामान्यतः ध्वनि किन किन चीजों में गमन कर सकती है? ध्वनि या तो ठोस में गमन करेगी, या तो गैस में गमन करेगी, या तो द्रव में, या तो जान हमर ठोस में। आपको पता है गमन दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य मतलब सीधा ना हो,
एक होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बोले तो टेढ़ा। एक होता है अनुदैर्ध्य, एक होता है क्या, अनुप्रस्थ। एनी डाउट? अब बताइए, ध्वनि को जैसा रास्ता में, हमको अगर अभी यहां से नीचे जाना है, हम कहेंगे हम ऐसे ही चलेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, तो जा पाएंगे? जिसको जैसा रास्ता मिलेगा वैसा जाएगा, तभी वो जा पाएगा, बोलवे नहीं करेगा। बताओ, ध्वनि को गैस में यानी वायु में जो ध्वनि अभी गमन कर रही है, तो सीधा रास्ता मिल ही नहीं रहा है इसको, तो मिल रहा है तो सीधा जाएगा, अर्थात अनुदैर्ध्य जाएगा। अनुदैर्ध्य मतलब, अनुदैर्ध्य मतलब, अनुदैर्ध्य मतलब अनुदैर्ध्य जाएगा। द्रव की अगर हम बात करें तो द्रव में दो बातें हो सकती है, एक होगा सतह पर और एक होगा अंदर। बताइए, द्रव सतह पर टेढ़ा मेढ़ा होता है, जबकि अंदर में जल शांत होता है। आप अगर नहीं देखें तो देखिएगा, नदी वगैरह में जो पानी बहता है, ऊपर में पानी ऐसे ऐसे होगा और नीचे वो पत्ता रहेगा, पेड़ घास रहेगा, वैसे रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा, हल्का हल्का डोलेगा, और ऊपर में पानी बहुत तेजी से बहता है, बोलवे नहीं करेगा। अंदर में जल सीधा होता है और ऊपर में सतह पर द्रव टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो बताओ, तो सतह पर जो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, मतलब अनुप्रस्थ न जाएगा, तो सतह पर कैसा, अनुप्रस्थ ना, अंदर, अंदर होगा तो अनुदैर्ध्य होगा, बोलो रे। जल के सतह के अंदर होगा तो क्या होगा, अंदर अनुदैर्ध्य होगा, अंदर जो होगा अनुदैर्ध्य होगा। कैसा होगा? ठोस की अगर हम बात करें तो बताओ, ठोस तो सीधा भी हो सकता है, यहां जाके टेढ़ा भी हो सकता है, बोलो रे। तो ठोस में चला अनुप्रस्थ भी होगा एंड अनुदैर्ध्य भी होगा, एंड नहीं और, या अनुदैर्ध्य होगा। एक मिनट फिर से समझना, हम लोग ध्वनि अगर लेकिन डायरेक्ट, मजा ले रहा है रे, मतलब हम पागल हैं जो पढ़ा रहे हैं, हाय रे पगला, अब मजा लेने का समय खत्म। तोरा की लग रहा है स्कूल में बैठा है तुम? अब जहां तू बैठा है वहां धक्का देने के बाद या तो कुएं में गिरेगा, आना तो स्वर्ग में गिरेगा। नहीं कहते हैं लिमिट, अंतिम, वहां से दुए को उपाय ये है तेरा पास, खाली 6 महीना तुम अपने जीवन का मिस कर दो, मात्र यही 6 महीना तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर हो कि तुम्हारी लाइफ किधर, अभी तक कितना कुकर्म किया उससे मतलब नहीं है, ये 6 महीना जो गड़बड़ाएगा वो गड़बड़ा जाएगा, ओकरा फिर कोई रोक नहीं सकता है। अभी भी चला सैटरडे संडे का रूटीन जो बच्चा फॉलो कर रहा है, उसको 30 to 40% चांस है उसका जॉब लगने का एक्स्ट्रा। जो नहीं कर रहा है वो अगर इस बार 24 वाला में रह गया, फिर पूरा 6 साल रोटी बेलना है। सैटरडे संडे कितना सारा टेस्ट होता है, ड्राइवर का टेस्ट है, फिर ओकर डिस्कशन है, माइंड टेस्ट है, ओकर डिस्कशन टेस्ट है, फिर मटेरियल है, उसके बाद रीजनिंग टेस्ट है, रीजनिंग का दो को टेस्ट है। लेकिन चला इसके लिए तुमको तैयार न रहना पड़ेगा रे, लेकिन तुम तैयार रहता नहीं है। उसमें आप समझो कि मेरे पास जितने बच्चे हैं उसमें से 800 ऐसे बच्चे हैं या 900 या 1000 बच्चे ऐसे हैं जो हर टेस्ट में रेगुलर हैं, शनिवार रविवार हर टेस्ट में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे का क्लास करते हैं फिर चले जाते हैं। मेरे शब्द थोड़े कटु जरूर हैं, लेकिन चला यही बात सत्य है। अगर आप टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, माइंड टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट है, ड्राइवर टेस्ट है, फिर आपका रिजल्ट होने में थोड़ी सी समस्या हमको दिख रही है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, चला 30-40% खर्चा है, मुश्किल से 40 रुपए खर्च नहीं है। 15 दूनी 30 10 40, 6 महीना मारेगा तब 900 खर्चा हो। लेकिन बात पैसा का नहीं ना है, बात तो बैठ के पढ़ने का है। हम कहते हैं चला ध्वनि हवा, अगर कह दे ध्वनि क्या है, तो ध्वनि तो हमेशा हवे में गमन करती है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य है। अगर एक लाइन में कहे ध्वनि क्या है, क्या है, अनुदैर्ध्य है।
लेकिन अगर कह दे ध्वनि द्रव के सतह पर क्या है, ध्वनि द्रव के अंदर क्या है, ध्वनि ठोस में क्या है। लेकिन अगर एक ऑप्शन चुनना हो, ध्वनि अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, लेकिन अगर कह दे ध्वनि क्या है, एक ऑप्शन है अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, तो वही आंसर मारेंगे। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में से कोई एक चुनना होगा तो क्या चुनेंगे, अनुदैर्ध्य। आप बोलो कैसे सर, बुझे नहीं, बोलो ना बुझे नहीं। एक क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है। चला, एक बिहार पुलिस का बैच के बारे में आप लोग को शायद बताए होंगे हम, 6 तारीख से बैच है, और उस बिल्डिंग चूंकि हॉल में वो बैच जाएगा शाम में, तो बैच का फीस एकदम मिनिमम कर दिए हैं। बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा तो पढ़ लेगा। 2500 रुपया मात्र उसका फीस रखे हैं। 2500 में क्या क्या है देख लो। साइंस हम पढ़ाएंगे, मैथ दीपक सर, निराला सर, रीजनिंग दीपक सर, हिस्ट्री पंकज सर, ज्योग्राफी कुणाल सर, इकोनॉमिक्स शशि सर, जो मेरा इंग्लिश सिन्हा सर, हिंदी केसरी सर। ये जो मेरा टीम है, ये पूरा टीम का लाभ डेली 5 घंटा ले पाएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि झा सर का तो साइंस का फी है 5000, तो तब तक यह बैच में एडमिशन लेके साइंस पढ़ लिया जाए, है ना। लेकिन चला, मामला ये है कि इस बैच का लेवल यहां है। अभी जो हम तोरा पढ़ा रहे हैं ओकर लेवल कोई पते नहीं है कहाँ है। ओकरा में पूछता है जनरेटर कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है, बुझ रहा है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो ओकरा में वो पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हाईफाई लेवल है, मतलब लेवल थोड़ा सा है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन तुमको जो यहाँ पढ़ाते हैं ये एक अलग सिलेबस से चला, और उसको जो पढ़ाएंगे वो एक अलग सिलेबस होगा, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त यार हों, 6 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 6/5/2023 दिन शनिवार से। शाम में चलेगा ये बैच 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। फाउंडेशन बैच होगा। इतना कम फीस में फाउंडेशन हम आज तक कभी नहीं लाए, और इससे कम फीस चला हो भी नहीं सकता। ये नेक्स्ट एकदम एक्सट्रीम मिनिमम कर दिए ताकि बच्चा पढ़ सके, ठीक है। आप फाउंडेशन क्या बोल रहे थे, स्टैंड अप बोलो। तो पेपर खत्म होगा तो लगेगा। कौन बैच में है तुम, अभी 7 से 12 चल रहा है ना, फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा ऊपर, हाँ 7 से 8 पेपर लग रहा है। चला, एकदम टेंशन नहीं लो, इसी सप्ताह में लग जाएगा, 1-2 दिन में पेपर लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे और 5th फ्लोर पे दोनों पे 7 से 8 खाली है, उसमें नया पेपर लगेगा। ध्वनि तरंग है, एक ऑप्शन तुमको अगर दे दे अनुदैर्ध्य, दूसरा ऑप्शन दे दे अनुप्रस्थ। अगर कोई छोटा भाई वाई है चला, तो उसको 6 महीने के लिए बोलो पटना शिफ्ट होने के लिए, ये बैच उसके जीवन का सबसे बेहतरीन बैच होगा, क्योंकि सब अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेकिन उसको 6 महीना रहना होगा पटना में। एक ऑप्शन दे देता है, मान लो विद्युत चुंबकीय तरंग, चौथा ऑप्शन दे देता है नॉन ऑफ दीज। इसी में एक और ऑप्शन का सेट ले लेते हैं। एक ऑप्शन देता है अनुदैर्ध्य, दूसरा ऑप्शन देता है अनुप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन देगा अनुदैर्ध्य, आज चौथा ऑप्शन देगा अनुप्रस्थ। हाँ, अनुदैर्ध्य एंड अनुप्रस्थ। एगो देगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ और एंड में डिफरेंस समझते हो ना। एंड का मतलब ये दोनों, और का मतलब या तो ये या तो ये। अब यहां चला आंसर जो होगा नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, अनुदैर्ध्य होगा, और यहां आंसर होगा अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। अब बोलेगा ऐसा काहे गुरुजी, बोलो ना ऐसा काहे। यहां नॉन ऑफ दीज नहीं मारना है, यहां करा ध्वनि तरंग है तो ये अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में से कोई एक चुनने करा, मतलब यूनिवर्सल मीडियम हवा होता है और हवा में अनुदैर्ध्य होता है, सीधे जाता है, इसलिए ये आंसर है।
यहां चूंकि दोनों ऑप्शन दे दिया है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम ये जान रहे हो कि नहीं कि वायु में अनुदैर्ध्य है और द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ है, अंदर में अनुदैर्ध्य है और ठोस में अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों है। ये बात तुम जानते हो कि नहीं? चला, जैसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ किस पदार्थ के हथियार से ये आदमी मरा, तो कहेंगे स्टील के हथियार से। अगर चाकू से मरा तो कहेगा बताओ कौन सा ऐसा धारदार हथियार था जिससे ही मरा? चाकू से मरा। तो पूछने वाला का सेंस देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल के बारे में बात कर रहा है कि हथियार के बारे में बात कर रहा है। अगर कहेगा बताओ कौन सा मटेरियल का बना हुआ हथियार से ही मरा है, तो कहेंगे स्टील का। कहेगा बताओ कौन से हथियार से ही मरा है? चाकू से। क्वेश्चन तो वही है, वही मरा है। बुझा रहा है? तो अब देखो, पहले तो चला ई लिख लो तुम। ई लिखेगा क्या? ई लिख ले, रुक। ध्वनि तरंग वायु में क्या है? जबकि द्रव के सतह पर, द्रव के अंदर, ठोस में। सही है, यही बात यहां लिखा हुआ है। अभी चला क्वेश्चन में लिख लो। हम तुझे इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। भूख लगा हुआ है तो पढ़ाना है, थोड़ा हंसा खिला के पढ़ा देते हैं। सबको भी तो कुकर पे ध्यान होगा। एगो हलवाई को बुलाए कि एगो भोज करते हैं, नया सेंटर खुला है। वही ऐसा नु बजट दे दिया, बोला सर खिला ही नहीं पाइएगा। हमले ऐसा कहे भाई, बोला इतना का बजट है, कम से कम 12 से 13 लाख रुपया चाहिए। अगर मतलब फ्री फॉर ऑल करना चाहते हैं तो हम ले रहने दो, गरीब को दे देंगे। ये गरीब को खिलाना संभव नहीं है। अभी हमको लगता है 2-3 क्विंटल अगर मटन काट के चावल के साथ उपस्थित करा दिया जाए, खा के देगा खत्म कर, चटनी तक नहीं छोड़ेगा। हो गया? तुम लोग अगर कम कम करके खाओ तो हम सोच सकते हैं। जैसे 1 पीस मुर्गा 50 ग्राम चावल। अरे सब समझते हैं हम। हो गया? ये समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन पूछने वाले के हिसाब से आंसर मारना है। क्लियर है ना? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है हवा में। अगर ध्वनि तरंग क्या है, माध्यम क्लियर ना करे तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों, या तो अनुदैर्ध्य है या तो अनुप्रस्थ, दोनों एक साथ ना होगा। थैंक यू वेरी मच।